नमस्कार। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कुछ कविताएं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हमारे समय के 20वीं सदी के बहुत महत्वपूर्ण कवि रहे हैं। उनका जन्म 15 सितंबर 1927 में हुआ था, यानी कि स्वाधीनता से 20 वर्ष पहले, लगभग 20 वर्ष पहले। एक महीना अगस्त 15 और सितंबर 15, और उनकी मृत्यु हुई थी 23 सितंबर 1983 या 27 सितंबर 1983, यानी सितंबर के महीने में ही वो जन्मे थे और सितंबर में ही उन्होंने हमें अलविदा कहा। जब हम उन्हें याद करते हैं कभी भी, तो आजकल एक कविता बहुत बार बार कोट की जा रही है और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों के दिमाग में भी वो कविता आई होगी। देश कागज पर बना नक्शा नहीं है। यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? माला जी नमस्ते। यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हैं तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? तो ये कविता इन दिनों बहुत बार बार लोग उसको लगा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने बहुत ही अलग किस्म की, भिन्न भिन्न मिजाज की उनकी कुछ कविताएं चुनी। मुझे लगता है कि कई दफ़े हम कवियों को, लेखकों को कुछ ही कहानियों, कुछ ही कविताओं, कुछ ही उपन्यासों, कुछ ही वृत्तांतों में बांध करके रख लेते हैं, और उनका जो एक बहुत बड़ा जो उनका रचना कर्म है वो कहीं पीछे छूट जाता है। तो जब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को मैं पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा ही लगा कि बहुत कुछ छूट गया है। वे समाजवादी थे, यानी कि लोहिया और जयप्रकाश नारायण के नज़दीक थे। इमरजेंसी के बहुत विरोधी थे, उसके खिलाफ ये कविता और दूसरी कविताएं जो हैं कई बार इस तरह की ही हैं। तो क्या गजब है देश और पाठशाला खुला दो महाराज भी एक उनकी कविता है, और एक बहुत मार्मिक कविता है, कूद पड़ी हंजूरी कुएं में, अपने बच्चों के संग कूद गई, मरी नहीं, निकाल ली गई तो उसको सजा हो गई। और इस तरह की वो कविता है, बड़ी मार्मिक सी कविता है। मैंने जो कविता पहली चुनी है, और जब मैं उनकी कविताएं पढ़ रही थी तो मैं रेंज देख करके बहुत मगन हो रही थी, क्योंकि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने न केवल बहुत सारे, उनकी रेंज बहुत बड़ा है, बल्कि उन्होंने नाटक भी लिखे हैं और बच्चों के लिए भी लिखा उन्होंने। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और अगर आप लोग जा करके इनका नाम इंटरनेट पर निकालें और पढ़ें इनको, तो आप लोगों को बहुत आनंद आएगा। तो जो कविता मैं पहले पढ़ने जा रही हूँ वो है कुमार गंधर्व का गायन सुनते हुए। जब मैंने अशोक वाजपेयी जी की कविता सुनाई थी, आप लोगों को याद होगा, तो मल्लिका अर्जुन मंसूर पर उनकी एक कविता मैंने सुनाई थी। वो मल्लिका अर्जुन मंसूर के व्यक्तित्व पर, उनके जीवन पर, और फिर गायन के उस पर साधना, उनकी साधना पर कविताएं थी। और ये जब आप कविता मैं जो सुनाने जा रही हूँ तो ऐसा लगेगा कि जैसे आप गायन सुन रहे हैं और जो इमेजेस सामने आ रहे हैं, ये गायन सुनते हुए, ये कुमार गंधर्व के व्यक्तित्व पर नहीं है। उनकी साधना, अगर कविता जब वो गा रहे हैं उसको साधना कहा जाए तो साधना कहा जा सकता है, लेकिन उस तरह से नहीं है। ये बहुत एक अलग ढंग की कविता है, और इस तरह की कुछ कविताएं सर्वेश्वर जी ने लिखी हैं, और उन्होंने ये स्वामीनाथन, जगदीश स्वामीनाथन पर भी उनकी चिड़िया, उनका जो स्टाइल है पेंटिंग का, उस पर भी बहुत प्यारी सी कविता लिखी है। वो मैंने नहीं चुनी क्योंकि ये कविता मुझे लगा कि ये मैं आप लोगों को जरूर सुना दूं। कुमार गंधर्व का गायन सुनते हुए। और इसमें देखिए कि किस तरह से, क्या ये जो पहाड़ियाँ सो रही थी, वो पहाड़ियाँ ही थी कि हमारे मन में जो चट्टान एक रहता है, हमारा जो हृदय आजकल चट्टान की तरह जो हो गया है, वो उसका गायन सुनने के बाद, उनका गायन सुनने के बाद, उस गायन को सुनने के बाद
उसमें जैसे कि जान आ गई, प्राण आ गए, वो करवट लेने लगी। और सुने, दूर दूर तक सोई पड़ी थी पहाड़ियां, अचानक टीले करवट बदलने लगे, जैसे नींद में उठकर चलने लगे। गा रहे हैं कुमार गंधर्व और ऐसा लग रहा है कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। दूर दूर तक सोई पड़ी थी पहाड़ियां, अचानक टीले करवट बदलने लगे, जैसे नींद में उठकर चलने लगे। एक अदृश्य विराट हाथ बादलों सा बढ़ा, बादलों की तरह अदृश्य विराट हाथ बादलों सा बढ़ा, पत्थरों को निचोड़ने लगा, निर्झर फूट पड़े। सचमुच में कुमार गंधर्व का गायन कुछ इसी तरह से होता है। निर्झर फूट पड़े, फिर घूम कर सब कुछ रेगिस्तान में बदल गया। निर्झर और रेगिस्तान, लेकिन ये रेगिस्तान तपते रेत वाला नहीं है। या अगर उसमें तप भी रहा हो तो कोई ऐसा मृग है जो मरीचिका के पीछे भाग रहा होगा। शांत धरती से अचानक आकाश चूमते धूल भरे बवंडर उठे, फिर रंगीन किरणों में बदल धरती पर बरसकर शांत हो गए। शांत धरती से अचानक आकाश चूमते धूल भरे बवंडर उठे, रेगिस्तान में ऐसे बवंडर उठते, फिर रंगीन किरणों में बदल धरती पर बरसकर शांत हो गए। बहुत सुंदर शाम और सुबह होती है रेगिस्तान की, बहुत खूबसूरत, तरह तरह के रंग। तभी किसी बांस के वन में आग लग गई। तभी किसी बांस के वन में आग लग गई, पीली लपटें उठने लगी, फिर धीरे धीरे हरी होकर पत्तियों से लिपट गई। पूरा वन असंख्य बांसुरियों से बज उठा। पूरा वन असंख्य बांसुरियों से बज उठा। पत्तियां नाच नाच कर पेड़ों से अलग हो हरे तोते बन उड़ गए। कितनी सुंदर कल्पना, गायन सुनते हुए क्या भाव। लेकिन भीतर कहीं बहुत गहरे शाखों में फंसा बेचैन छटपटाता रहा एक बारहसिंगा। बहुत गहरी बेचैन बारहसिंगा छटपटा रहा है। आत्मा गोया छटपटा रही है। सारा जंगल कांपता हिलता रहा। सारा जंगल कांपता हिलता रहा। लो वह मुक्त हो चौकड़ी भरता शून्य में विलीन हो गया, जो धमनियों से अनंत तक फैला हुआ है। आपको याद, मुझे तो लगातार ये मन में गूंजता रहा कुमार गंधर्व का वो हीरणा, हीरणा वाला जो गीत है कि इस वन में जाना उस वन में जाना, लेकिन उस वन में मत जाना। हीरणा समझ बूझ कर वन चरना। इतना सुंदर गाया है कुमार जी ने, और भी उनके जो गीत हैं वो इतने सुंदर हैं। पद जो गाए हैं कबीर और दूसरे बहुत अत्यंत सुंदर हैं। आज जा करके इस कविता के उसमें आलोक में आप अगर कुमार गंधर्व को सुनेंगे तो आपको अद्भुत आनंद आएगा, अद्भुत। लो वह मुक्त हो चौकड़ी भरता शून्य में विलीन हो गया, जो धमनियों से अनंत तक फैला हुआ है। ये जो आत्मा का विस्तार है, ये जो आत्मा के भीतर गहरे में धस गई वाणी है, वो जो गायन है, उसका आनंद
जिसमें जड़ भी चेतन हो जाता है, पत्थरों से निचोड़ करके पानी बरसने लगता है। कितना आनंद और कैसा सौंदर्य। दूसरी कविता पुनः एक अलग मिजाज की कविता है और बड़ी गहरी कविता है, बहुत गहरी कविता है। इसको सुन करके आप लोग जानेंगे कि कैसी बात कह दी है कवि ने और कितनी दूर तक उसकी अनुभूति है। अंत में शीर्षक है, अंत में। अब मैं कुछ नहीं कहना चाहता, अब मैं कुछ नहीं कहना चाहता, सुनना चाहता हूँ एक समर्थ सच्ची आवाज। अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, सुनना चाहता हूँ एक समर्थ सच्ची आवाज यदि कहीं हो। आज हम लोग सचमुच में नहीं चाहते कि एक समर्थ सच्ची आवाज अगर कहीं हो तो हम उसको सुन लें। मन शांत होगा, मन को कुछ सूझेगा। अन्यथा इससे पूर्व कि मेरा हर कथन, हर मंथन, हर अभिव्यक्ति शून्य से टकराकर फिर वापस लौट आए, उस अनंत मौन में समा जाना चाहता हूँ जो मृत्यु है। ये पंक्तियां पढ़ते हुए मुझे महाभारत के व्यास की याद आती है। लगभग अंत में ही वो कहते हैं कि मैं दोनों हाथ उठा के कहता हूँ कि धर्म का पालन करो, उसी में वो है, इतनी हिंसा मत करो, इस तरह से मत मारो, लेकिन कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। ये जो कवि की जो कहने वाला है, जो चिंतन करने वाला है, जो सोचने वाला है, जो विजनरी है, जब वो देखता है कि उसके शब्द वापस लौट रहे हैं, तब वो चाहता है कि इससे अच्छा तो मैं चुप रहूं, इससे पहले कि वो शब्द मुझ तक लौट आए, मैं उस मृत्यु के पथ पर चल पड़ूं, मैं मर जाऊं। (1983) हम जानते हैं कि उस समय सिख टेररिज्म की क्या हालत थी और देश में क्या स्थितियां थी। उसी के बाद 1984 हुआ था और उस समय जो संवेदनशील लोग थे, उनके मन में कितनी सारी चीजें थी, कितनी व्यथाएं थी, कितनी लग रहा था कि कोई नहीं सुन रहा। किसी ने कहा था कि अगर एक गांधी होते तो जाते तो शायद उनकी बात सुनी जाती। गांधी की आवाज न थी। आज भी हम चाहते हैं कि कोई एक सेम वॉइस, कोई ऐसी बात हो जो कहे और उसकी बात लोग सुने। अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, सुनना चाहता हूँ एक समर्थ सच्ची आवाज यदि कहीं हो। अन्यथा इससे पूर्व कि मेरा हर कथन, हर मंथन, हर अभिव्यक्ति शून्य से टकराकर फिर वापस लौट आए, उस अनंत मौन में समा जाना चाहता हूँ जो मृत्यु है। और ये अंतिम पैरा क्या विडंबना है और क्या व्यथा है। वह बिना कहे मर गया, वह बिना कहे मर गया, यह अधिक गौरवशाली है यह कहे जाने से कि वह मरने के पहले कुछ कह रहा था जिसे किसी ने सुना नहीं। कुछ कहे और कोई ना सुने, मरने के पहले कोई कुछ कहे और ना सुने, और वो जानता है कि जो कह रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण कह रहा है, लेकिन उसके बाद का कोई महत्व ना हो, तो जो व्यथा होती है और जो वो शून्य शेष रह जाता है और जो हानि है जो पीछे छूट गए उन लोगों को, उसके बारे में सोचने की जरूरत है। सचमुच में सर्वेश्वर जी ने बहुत तरह की कविताएं लिखी और मुझे उम्मीद है कि ये कविताएं आप लोगों के मन में कुछ व्यथा, कुछ कथा, कुछ विडंबना, कुछ दुख और कुछ ये एहसास कि आज का जीवन कुछ ऐसा ही है जैसा वो उस समय देख रहे हैं।
तीसरी कविता पुनः बहुत अलग है। सॉरी मैं ये बार बार कह रही हूँ, लेकिन है और मेरे मुंह से बात निकल रही है। और कविता का शीर्षक है आज पहली बार। आज पहली बार थकी शीतल हवा ने शीश मेरा उठाकर चुपचाप अपनी गोदी में रखा और जलते हुए मस्तक पर कांपता सा हाथ रखकर कहा, सुनो। ये शीतल हवा कह रही है, जिसने कवि का शीश अपने गोदी में रख दिया है। इतना जल रहा है मस्तक, उसको उठा करके अपनी गोदी में रख लिया है। सुनो, मैं भी पराजित हूं। सुनो, मैं भी पराजित हूं। सुनो, मैं भी बहुत भटकी हूं। सुनो, मेरा भी नहीं कोई। सुनो, मैं भी कहीं अटकी हूं। पर न जाने क्यों पराजय ने मुझे शीतल किया। पराजय ने मुझे जलाया नहीं। पराजय से मैं इतनी ज्यादा परेशान नहीं हो गई कि जलने लगूं और पुड़ने लगूं और ईर्ष्या दग्ध हो जाऊं। पराजय ने मुझे शीतल किया। हर भटकाव ने गति दी। हम सब लोगों को लगेगा कि कविता हमारी कविता है, हमारी आपकी कविता है। ये कवि वही बड़ा होता है जो आपकी और हमारे मन में इस तरह से प्रवेश कर जाए, अपनी व्यथा को सबकी व्यथा बना दे, उसका साधारणीकरण कर दे। सुनो, मैं भी पराजित हूँ। सुनो, मैं भी बहुत भटकी हूँ। सुनो, मेरा भी नहीं कोई। सुनो, मैं भी कहीं अटकी हूँ। पर न जाने क्यों पराजय ने मुझे शीतल किया और हर भटकाव ने गति दी। नहीं कोई था, इसी से सब हो गए मेरे। मैं स्वयं को बांटती ही फिरी, किसी ने मुझको नहीं यति दी। जब ये पंक्तियां आई तो मैंने सोचा कि यति, कहीं ये गलत तो नहीं छप गया। लेकिन फिर मैंने जाकर के ढूंढा कि यति का मतलब क्या, तो पाया कि यति का मतलब तपस्वी और सन्यासी जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह को वश में जिसने कर दिया है। हर भटकाव ने गति दी। नहीं कोई था, इसी से सब हो गए मेरे। मैं स्वयं को बांटती ही फिरी, किसी ने मुझको नहीं यति दी। किसी ने नहीं दी, मैंने स्वयं इसको पाया, स्वयं उस धैर्य को पाया। सन्यासियों कैसे उस मतलब एक तरह की स्थिरता पाई और इंद्रियों को वश में कर लिया। दूसरा है पॉज। दूसरा अर्थ था गति का, यति का पॉज, रुको। मैं रुकी हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे माथे को अपने ठंडे स्पर्श से सहला रही हूँ, तुम्हारा ताप हर रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारा ताप हर सकती हूँ। एक तरह से पॉज, रुकी हुई, रुकना। और तीसरा है दृढ़ संकल्प के साथ काम करना, दिव्य ज्ञान पाना। तो ये दृढ़ संकल्प ही है जिसके कारण जो शीतल हवा है वो थकी तो थी, लेकिन ऐसी व्यथित नहीं थी और ऐसी ईर्ष्या दग्ध और परेशान नहीं थी कि वो जलने लगे। थकी थी, लेकिन उसने अपने थकान को अपनी साधना में ऐसे प्रयास में बदल दिया जिसमें वो मनुष्य के ताप को हर सके। इस पैराग्राफ को मैं पढ़ती हूँ, तभी अगले पैराग्राफ का अर्थ भी खुलेगा। सुनो, मैं भी पराजित हूँ। सुनो, मैं भी बहुत भटकी हूँ। सुनो, मेरा भी नहीं कोई। सुनो, मैं भी कहीं अटकी हूँ। पर न जाने क्यों पराजय ने मुझे शीतल किया और हर भटकाव ने गति दी। नहीं कोई था,
इसी से सब हो गए मेरे, मैं स्वयं को बांटती ही फिरी, किसी ने मुझको नहीं यति दी। किसी ने ऐसा नहीं किया कि मुझे थाम करके अपने गले से लगा दिया। जो कुछ किया मैंने खुद किया, क्योंकि सब मेरे हो गए, कोई पराया ही नहीं था। इसलिए वो कुछ भी करते रहे, मैंने सोचा अपने ही लोग हैं, कर रहे हैं तो भाई अपनों को क्या कहना। अब कवि को क्या लगा मुझको उठाकर कोई खड़ा कर गया और मेरे दर्द को मुझसे बड़ा कर गया। ये जो दर्द है, इसमें मैं सबके दर्द को देखने लगा, मैं सबके दुख को देखने लगा। ये मुझसे बड़ा हो गया दर्द, मैं का लोप हो गया। मैं का लोप होना ही व्यक्तित्व में वो ठहराव लाता है, जो जैसे वो पेड़ खड़ा होता है ना, जिसके नीचे लोग छाया पाते हैं, उसी तरह का ठहराव। अहंकार का लोप, मैं, मेरा दुख, अरे भाई मैं बहुत परेशान हूँ, अरे भाई मेरे साथ ये हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। इससे बाहर निकलेंगे ना, तभी आप खड़े हो सकेंगे। उसी तरह से जैसे पेड़ खड़ा होता है दूसरों को छाया देने के लिए। जब शीतल हवा आपके ऊपर लगती है तो आपके पसीने में थोड़ी देर ठंडक बनी रहती है। ऐसा लगता है जैसे शीतल हवा ने आपको वहां पर अपना हाथ रख दिया हो ठंडा। तो लगा मुझको उठाकर कोई खड़ा कर गया और मेरे दर्द को मुझसे बड़ा कर गया आज पहली बार। कैसी लग रही है कविताएं मुझे बताइए। इनको मैं अपने फिर यहाँ से फेसबुक पर मैं सुना ही रही हूँ, इसको फिर मैं अपने चैनल कथा नटी सुमन केशरी पर भी डालूंगी। सब्सक्राइब करें और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग सब लोग जाकर के वहाँ पर कमेंट भी करें और मुझे बताएं कि कविताएं कैसी लगी, चयन कैसा लगा, और इन कविताओं को सुनकर के क्या आपके मन में आया कि एक बार कुमार गंधर्व को सुने और कई बार हम लोग सर्वेश्वर की और कविताएं पढ़ें। अगर ये लग गया तो समझिए सुनाना सार्थक। और अब एक अन्य और इस आज की बैठकी की अंतिम कविता, एक छोटी सी मुलाकात, थोड़ी सी लंबी सी कविता है, छोटी सी मुलाकात है, क्योंकि सच बात यह है कि अभी अभी तो आई हो, अब जाने भी लगेगी। प्रेम और स्त्री पुरुष संबंध में अगर इस तरह की बात आ जाए तो क्या कहने, माशाल्लाह। तो ये इसको प्रेम की कविता भी कह सकते हैं, कहना तो चाहिए, मैं तो कहूँगी। स्त्री पुरुष संबंधों की बड़ी गहरी कविता है ये, और पुरुष बोल रहा है स्त्री को संबोधित है, और देखिए क्या बात है। कुछ देर और बैठो, सुनो, कुछ देर और बैठो, अभी तो रोशनी की सिलवटें हैं हमारे बीच। रोशनी की सिलवटें, यानी जो दिख रहे हैं साफ गिले शिकवे, शिकायतें, थोड़ी तंज, थोड़ा क्रोध और थोड़ी ऐसी बात की दुख। कुछ देर और बैठो, अभी तो रोशनी, ये बहुत कविता यहाँ है, रोशनी की सिलवटें। सिलवटें वैसे रोशनी में दिखेंगी, अंधेरे में नहीं दिखने वाली। जब उसमें प्रकाश पड़ता है, जब साथ बैठे हों, तभी गिले शिकवे भी याद आते हैं, तभी याद आता बैठ गए पास में। उस दिन तो बुलाया था तो आए भी नहीं थे, बहुत काम था। शब्दों के जलते कोयलों की आंच अभी तो तेज होनी शुरू हुई है। शब्दों के जलते, ये प्रयोग बार बार आएगा, इसलिए ध्यान से सुने। शब्दों के जलते कोयलों की आंच अभी तो तेज होनी शुरू हुई है। उसकी दमक आत्मा तक तराश देने वाली उसकी अपनी मुस्कान पर
मुझे देख लेने दो। अभी तो मैंने कहना शुरू किया है, बात करनी शुरू की है। जब तुम्हारे चेहरे पर मेरी बातें सुन करके तुम्हारे होठों पर मुस्कान आएगी, जब तुम कुछ आश्वस्त हो जाओगी, शिकायतें थोड़ी दूर हो जाएंगी, वो तो मुझे देख लेने दो। शब्दों के जलते कोयलों की आज, अब देखिए कहानी क्या, लेकिन इसमें थोड़ी सी मतलब वासना, थोड़ी सी छेड़छाड़, थोड़ी सी ऐसी बात जिसमें हंसी आ जाए सुन करके, पुरानी कोई बात याद आए या नई कोई आस बन जाए। शब्दों के जलते कोयलों की आज अभी तो तेज होनी शुरू हुई है। उसकी दमक आत्मा तक तराश देने वाली अपनी मुस्कान पर। तुम जब मुस्कुराती हो तो मेरी आत्मा गोया उसको तराश देती हो, उसको मनुष्यवत बना देती हो। तराश करके मनुष्य बनेगा, कुछ सुंदर ही तो तराश करके बनाया जाएगा, कोई बदसूरत चीज थोड़ी बनेगी। तराशना, किसी मूर्ति को तराश के बनाना। मुझे देख लेने दो। मैं जानता हूं आंच और रोशनी से किसी को रोका नहीं जा सकता। दीवारें खड़ी करनी होती हैं, ऐसी दीवार जो किसी का घर हो जाए। खाली बातचीत से इससे बात नहीं बनती, दीवारें खड़ी करनी पड़ती हैं। वैसे दीवार को हम लोग बड़ा गलत समझते हैं कि दीवारें खड़ी हो गई, संबंधों के बीच दीवारें खड़ी हो गई, लेकिन ये वो वाली दीवारें नहीं है जो संबंधों के बीच खड़ी हो रही है। ये तो ढह करके घर की दीवारें, अपनत्व की दीवारें, आत्मीयता की दीवारें, एक दूसरे पर विश्वास और आस्था की दीवारें, घर जहां पहुंच करके लगे कि हम उनके बीच आ गए हैं, अब हम अपनों के बीच में हैं। घर का अर्थ यही है ना। मैं जानता हूं आंच और रोशनी से किसी को रोका नहीं जा सकता, यानी खाली बात करते हुए कुछ मधुर बातें नहीं। दीवारें खड़ी करनी होती हैं, ऐसी दीवार जो किसी का घर हो जाए। बहुत अच्छी कविता है, बहुत गहरी कविता है। इस कविता को मैं मतलब एक बेहतरीन कविता का उदाहरण मानती हूँ मैं इसको। संबंधों पर इतनी गहरी कविता है, प्रेम पर इतनी गहरी कविता है। हम आमतौर से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को पॉलिटिकल पोएट के तौर पर जानते हैं, लेकिन ये देखिए ये कितनी सुंदर। जब तक मनुष्य के बीच में दीवारें रहेंगी तब तक पॉलिटिक्स कितनी भी करते रहो, बात बनेगी नहीं। और स्त्री पुरुष के बीच की दीवारों को तो हम ज्यादा अच्छे से जानते हैं सब लोग। कुछ देर और बैठो, देखो पेड़ों की परछाइयां तक अभी उनमें लय नहीं हुई हैं, यानी अभी अंधेरा नहीं हुआ, सारे पत्ते एक एक अलग अलग दिख रहे हैं जैसे अभी दिख रहे हैं बाहर। कुछ देर और बैठो, देखो पेड़ों की परछाइयां तक अभी उनमें लय नहीं हुई हैं और एक एक पत्ती अलग अलग दिख रही है, यानी अभी अंधेरा नहीं हुआ, इतनी जल्दी आने की कुछ नहीं हो रही, जल्दी थोड़ी देर और बैठो। फिर से अभी ना जाओ छोड़ के एक गीत याद करें, कुछ ऐसे ही गीत है वो, क्या बात है। अब अगली पंक्तियां सुने। कुछ देर और बैठो, सुनो ना, ठहरो, कुछ देर और बैठो। अपनी मुस्कान की यह तेज धार, ऐसा लग रहा है जैसे छुरी से हो, लेकिन आगे सुनिए। अपनी मुस्कान की यह तेज धार रगों को चीरती हुई मेरी आत्मा तक पहुंच जाने दो और उसकी एक ऐसी फांक कराने दो जिसे मैं अपने एकांत में शब्दों के इन जलते कोयलों पर लाख की तरह पिघला कर नाना आकृतियां बनाता रहूं और अपने सूनेपन को तुमसे सजाता रहूं। प्यारी चीज है कि आत्मा की ऐसी फांक हो जाए जिसको मैं अपने जो मेरे शब्द हैं इनमें पिघला कर लावे की तरह उनको पिघलाऊं और कुछ आकृतियां बनाऊं, कुछ चूड़ियां, कुछ बालियां, कुछ मूर्तियां, कुछ अन्य चीजें बनाऊं। और जो मेरा सूनापन है इसी तुम्हारी मुस्कान से उसको सजाता हूं कि सूनेपन में भी तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा मेरे सामने हो तो मेरे होठों पर
खुद ही मुस्कान आ जाए। कुछ देर और बैठो, अभी नहीं, थोड़ी देर और। कुछ देर और बैठो और एकटक मेरी ओर देखो, एकटक मेरी ओर देखो, कितनी बर्फ मुझ में गिर रही है। इस निचाट मैदान में हवाएं कितनी गुर्रा रही हैं और हर परिचित कदमों की आहट कितनी अपरिचित और हमलावर होती जा रही है। मेरा अपना जीवन क्या है, कितनी बर्फ गिर रही है, कैसा ठंडापन है, कैसे वीरानी है, कैसा सुनसान है। सूर्य की एक किरण नहीं, बर्फ तभी कैसी गिर रही है। मैदान है, निचाट मैदान, एक पेड़ भी नहीं, घास भी नहीं दिख रही, निचाट मैदान है। हवाएं कितनी गुर्रा रही हैं। जब हवाएं चलती है तो एकदम रोकने को कुछ नहीं होनी, कुछ नहीं है, कोई दीवार नहीं, कोई पेड़ नहीं, कुछ नहीं। और हर परिचित कदमों की आहट कितनी अपरिचित और हमलावर होती जा रही है। अगर कोई आहट भी होती है तो मेरे अपने नहीं है, वो मुझ पर हमला करने वाले लोग हैं। बैठो ना थोड़ी देर और, कि तुम्हारी मुस्कान की ऊष्मा ही मुझ में कुछ ऊष्मा भर दे। मैं बहुत अकेला हूँ, बहुत तन्हा। कुछ देर और बैठो, इतनी देर तो जरूर ही कि जब तुम घर पहुंचकर अपने कपड़े उतारो तो एक परछाई दीवार से सटी देख सको और उसे पहचान भी सको। यानी मैं परछाई की तरह तुम्हारे साथ चिपक कर आ जाऊंगा और तुम्हें लगेगा कि एक परछाई दीवार से चिपट के मुझे देख रही है। ये स्त्री पुरुष संबंधों के आत्मीयता की, उनके शरीर संबंध की, उनकी एक मेक हो जाने की। एक मेक वो सेज न सोए तब लग कैसी नेहरे, कबीर कहते हैं इस बात। उसको बताने वाली ये कविता है। और मेरा स्पर्श, अगर मैं तुम्हें स्पर्श कर रहा हूँ, तुम्हें छू भी रहा हूँ, तो जब तुम घर पहुँचो तो ये छुअन तुम अपने देह पर महसूस करो। ऐसा लगे कि मैं तुम्हारे साथ चला आया, मैं तो नहीं, मेरी परछाई। कुछ देर और बैठो, अभी तो रोशनी की सिलवटें हैं। कुछ देर और बैठो, अभी तो रोशनी की सिलवटें हैं हमारे बीच। उन्हें हट तो जाने दो। शब्दों के इन जलते कोयलों पर किरणें तो दो, संविधा की तरह मेरी एकांत समर्पित खामोशी। कविता कहाँ से शुरू हुई, जहाँ पर देह भी है, सब है, और फिर वो कह रही है कि मैं चुप हो जाऊं, थोड़ी देर रुको। वो जो मेरी चुप्पी है वो संविधा की तरह मेरी एकांत समर्पित खामोशी संविधा की तरह गिरेगी शब्दों के इन जलते कोयलों पर। थोड़ी देर बैठो, मैं तुम्हें देखता रहूंगा और मेरी खामोशी ऐसा लगेगा जैसे संविधा की तरह उस आग में गिर रही है। और वही है हमारा प्रेम। मैं इतना वाचाल नहीं होऊंगा, मैं तुम्हें देखते देखते ही खामोश हो जाऊंगा। उतनी देर तो बैठो कि मैं तुम में ही फना हो जाऊं, समा जाऊं। कुछ उस तरह का प्रेम, कुछ उस तरह का प्रेम जिसमें सारी बाधाएं हट जाएं, दीवारें हों घर की और खामोशी संविधा की तरह। इसको कैसी कविता कहेंगे? मेरे सामने ये स्त्री पुरुष के प्रेम की बहुत सुंदर कविता है, बहुत गहरी, मार्मिक, और वो कविता जो कोई भी संबंध चाहता है कि ऐसा हो। ये संभावना है, ये संभावना की कविता है, ये असंभव को संभव करने के प्रयास की कविता है। इसको इसी तरह से देखें। प्रेम कभी, आप ये समझ लीजिए,
जिस दिन समझे कि प्रेम हो गया, जिस दिन समझे कि ये हो गया, उस दिन आप उससे एक पीछे सरक आते हैं, एक सीढ़ी नीचे उतर आते हैं। ये लगातार निरंतर सीढ़ी चढ़ने वाली बात है, ये कहीं पहुंच करके खड़े हो जाने वाली बात नहीं, ये निरंतर साधना की बात है। तो इसी के साथ प्रेम का गुणगान करते हुए, क्योंकि वो सुल्तान है, विरह और प्रेम सुल्तान है जीवन के, फिर प्रणाम करते हुए इन सब चीज़ों को, इस संध्या को प्रणाम करते हुए, इन खूबसूरत कविताओं के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को धन्यवाद करते हुए, उन्होंने हमें कुछ और मनुष्य बनाया। मैं आप लोगों से आज शाम विदा लेती हूँ, फिर मुलाकात होगी।